नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर एक निगाह डालते हैं और इसके बाद देखेंगे खबरें विस्तार से। काठमांडू में सार्क घोषणा पत्र जारी, ऊर्जा समझौता, पाकिस्तान की वजह से लटकी संपर्क संधि, पाकिस्तान में अगला सार्क सम्मेलन। जम्मू के अरनिया में सुबह से जारी आतंकवादियों से भीषण मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी, सेना ने खोए 3 जवान। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होगी शिवसेना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कल होगी बातचीत, शिवसेना को मिल सकते हैं 10 मंत्री। काले धन पर लोकसभा में चर्चा, सरकार ने कहा 100 दिन में वापस लाने का नहीं किया गया था वादा, विपक्ष ने तेज किए हमले। आईसीसी अध्यक्ष एम श्रीनिवासन की बीसीसीआई में वापसी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुद्गल रिपोर्ट में आए नामों को चुनाव से रखें दूर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले पहली खबर। काठमांडू में आज 18वें सार्क सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्य देशों के बीच ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। हालांकि मोटर व्हीकल और रेल संपर्क जैसे अहम समझौते पाकिस्तान के रुख की वजह से नहीं हो पाए। रिट्रीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। अगला सम्मेलन अब 2016 में इस्लामाबाद में होगा। सार्क के 8 सदस्य देशों के बीच हुए ऊर्जा समझौते के तहत क्षेत्रीय पावर ग्रिड की स्थापना की जाएगी। समझौते को सार्क शिखर सम्मेलन की कुछ हद तक कामयाबी माना जा रहा है। समझौते के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि जो भी कमियां सामने आई वो सार्क सदस्य देशों की है। SAARC cooperation in energy, it has been signed. It is basically aimed at distribution and transmission of electricity. Under the agreement, the SAARC member states have agreed that public and private entities, the authorized public and private entities of the member states would be allowed to buy and sell electricity within the region. हालांकि पाकिस्तान के रुख की वजह से ट्रांसपोर्ट से जुड़े 2 अहम समझौते नहीं हो पाए। रेल और सड़क संपर्क से जुड़े इन समझौतों पर भारत की ओर से काफी जोर दिया गया था। There were 3 agreements that were under discussion. 2 of them were, I think they have not been finalized, and Pakistan is not the only country that has not completed its internal procedures. इससे पहले धुलीखेल में रिट्रीट के दौरान नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच कुछ सेकंडों के लिए मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाए। सार्क सम्मेलन में अंतिम दिन रिट्रीट के आयोजन की परंपरा है। इसका मकसद असहमति और अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। सार्क सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। काठमांडू में आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीधे लिए चलते हैं आपको काठमांडू। हमारी संवाददाता आरफा खानम शेरवानी इस वक्त वहां मौजूद हैं। सार्क सम्मेलन पर उनकी निगाहें रहीं। आरफा, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सम्मेलन में भारत की बात क्या सुनी गई, किस तरह का रहा ये 36 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र? जी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए कि अगर वो 3 की अग्रीमेंट जिनको लेके बार बार हेडलाइन उनको लेके चर्चाएं हुई, अगर उनको हटाया जाए तो तब भी जो है 33 पॉइंट कम से कम बचते हैं जिन पर चर्चा बहुत मुश्किल से हो रही है। और अच्छा किया गया आपने सवाल जरूर पूछा कि आखिर डिक्लेरेशन में जैसे काठमांडू डिक्लेरेशन कहा गया है उसमें है क्या। दरअसल उसमें गरीबी से लड़ने से लेकर सुरक्षा के मुद्दे, आतंकवाद, इसके अलावा कनेक्टिविटी के और क्या साधन हो सकते हैं, क्या सोशल मीडिया से लेकर रोड और रेलवे तक किस तरह से इन 8 देशों को कनेक्ट किया जा सकता है, इस पर खास जोर दिया गया है। लेकिन पूरा जो एम्फेसिस है, पूरा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं वो 2 अग्रीमेंट्स पे आगे गए जिसमें कि रेल और रोड दोनों के जरिए जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम 8 देशों को पाकिस्तान ने कहा कि उनका जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं उनसे उनकी बातचीत पूरी नहीं हुई है पाकिस्तान में, तो वो कमिट नहीं कर सकते, इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए। तो अभी 3 महीने का टाइम और दिया गया है इस खासकर इन दोनों समझौतों को देखने के लिए, और 3 महीने बाद फिर से
रहेगी। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि पहले से मोमेंटम बेहतर नजर आ रहा है। लग रहा है कि कम से कम कल से लेकर आज तक मोमेंटम आप कह रही हैं कुछ बेहतर नजर आ रहा है। आज नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच हाथ मिलाने का एक मौका भी हमने देखा, तो क्या इसके दूर तलक कोई मायने निकाले जा रहे हैं या ये महज एक सांकेतिक जेस्चर था? अमृता, आप ये देखिए कि कितना ध्यान और कितनी लोगों का जो है वो अटेंशन इस बात पर था कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ क्या नजर मिलाएंगे, क्या हाथ मिलाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि नजरें और हाथ मिलने के बाद भी अगर दिल नहीं मिलते तो किस तरह से इसको वाकई ये माना जाए कि कोई रिकंसिलिएशन की एक्सरसाइज है ये। 30-32 सेकंड तक बताया जा रहा है कि हाथ मिलाए गए। मतलब मुझे हंसी आती है बताते हुए भी कि वाकई फोकस किस तरह की चीजों पर हो रहा है। लेकिन एनईए की तरफ से या मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो आधिकारिक बयान है उसमें कहा गया है कि अगर हाथ मिलाने को हम एक अच्छी एक्सरसाइज माने तो वाकई एक मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि इसको एक आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज हम कह सकते हैं कि शायद उससे बेहतर था कि दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। एक साहब गुजर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे ने अखबार अपने नजरों के सामने किया ताकि एक दूसरे को फेस भी ना करें। वो उससे तो बेहतर हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि की तरह देखा जा सकता है कि वाकई किसी नतीजे में पहुंचने के तौर पर हाथ मिलाना देखा जा सकता है। लेकिन अमृता, जब हाथ मिलाया नवाज शरीफ और मोदी ने खासकर क्लोजिंग सेरेमनी में, तब पूरा हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो यानी आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि तनाव कितना था इस मुस्कुराहट से पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरफा, हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमसे शेयर करने के लिए। आरफा ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि जिस समय हाथ मिलाया भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने, उस समय हॉल तालियों से गूंज उठा। इसका मतलब ये था कि तनाव बहुत ज्यादा था और लोग थोड़ा सा मतलब लोगों की सांसें ठंडी हुई और सांस लेने का मौका मिला। तो कह सकते हैं कि सार्क का रास्ता आगे के लिए खुला। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, हाथ मिलाने से डॉक्टर कहते हैं कि वायरस भी फैलता है। बात तो खाली हाथ मिलाने की नहीं है ना, बात है कि मन मिलने चाहिए। और अभी तक मेरे को कहीं से कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आता है कि मन मिल रहे हों। जहां जहां बातचीत का मौका आया है वहां वहां अड़चने आई हैं, कोशिशें करने के बावजूद। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक हाथ मिलाने से मन मिल गए हैं या बात समझ गए हैं या क्या हो रहा है। पाकिस्तान में खाली एक प्रधानमंत्री नहीं है जो सरकार चला रहे हैं, वहां पर और काफी सारे गुट हैं, काफी सारे कहने वाले हैं जिनका दबाव काफी ज्यादा है। उस दबाव के चलते ये हाथ मिलने से कुछ स्थिति बेहतर होगी या नहीं होगी ये तो समय ही बताएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर तालियां गूंजी, ताली की गड़गड़ाहट से गूंजा हॉल, तो वो इसलिए कि वाकई में जैसे आपने कहा कि थोड़ी टेंशन कम हुई, लेकिन इसका मैं कोई खास अर्थ नहीं निकालूंगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा सार्क के मंच पे नहीं उठाया, पाकिस्तान ने एक गंभीर रुख दिखाया क्योंकि यूएन में जाके उसने ये कह दिया था। नहीं, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी है कहना कि उन्होंने क्यों नहीं उठाया, क्या दबाव रहे, क्या बातें रही। लेकिन सीधी सी बात यह है कि एक सार्क के मंच के ऊपर कुछ जो एग्रीमेंट जिनके ऊपर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी और जिनसे एक सार्क का कोलैबोरेशन आगे बढ़ सकता था, वो भी पाकिस्तान की वजह से रुक गए। और खास तौर से ये जो मोटर व्हीकल और रेल संपर्क जैसे मोटर व्हीकल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, इंटीग्रेटेड ग्रिड कितना जरूरी है। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान जहां पर की बिजली की कमी महसूस होती है, कहीं कहीं सरप्लस है, अगर एक इंटीग्रेटेड ग्रिड होता तो लोगों के फायदे के लिए होता वो। लेकिन वो रुक गया, फ्री मूवमेंट रुक गई, रेलवे ट्रांसपोर्ट रुक गया। तो बहरहाल अगर एक मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ वो खाली एक भागते चोर की लंगोटी थी, वो मिल गई है उनको और उससे तालियां बज रही हैं कि चलिए कुछ हो गया। जी, एक सिंबॉलिक जेस्चर, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने मन की बात कहूं तो ये सार्क सम्मेलन काठमांडू में खाली एक काठमांडू डिक्लेरेशन कागज के अलावा और कुछ नहीं रहा है। जी, लेकिन भारत तो इसे सफल बता रहा है। जी, हमने कोशिश काफी करी है। हाँ। हम मिले हैं, हर एक सम्मेलन एक सफलता की सीढ़ी होता है। लेकिन अगर हम आउटकम की तरफ से देखें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप देखिए आसियान में देखिए कितना ज्यादा काम इकट्ठा हो रहा है और जो रीजनल कोऑपरेशन है ये इसे थिंक ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर हम एक सरसार की बात करते हैं, अगर हम एक साउथ एशिया में जहाँ पर की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि साउथ एशियन
ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर इन संबंधों को मजबूत बनाने की, कोऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वहीं पर नहीं हो पा रहा है ये। तो हम इसका क्या अर्थ निकालेंगे? बहुत देशों की तरफ से और नेपाल की तरफ से भी यहाँ तक कि चाइना को सदस्य बनाने को लेकर बड़ा जोर दिया जा रहा है। भारत उसके पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में क्या जिस तरह के दबाव खुले तौर पर या छुपे तौर पर आ रहे हैं चाइना को सदस्य बनाने को लेकर, वो इस सम्मेलन से, इस सार्क शिखर सम्मेलन से कुछ और आगे बढ़ी है क्या बात? मेरा ख्याल है अभी बात वही की वही है, क्योंकि सार्क सम्मेलन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सहमति से लिए जाते हैं, और जब तक भारत की सहमति नहीं होगी इसके बारे में आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। जी, तो इसका मतलब हम इससे अगर एक लाइन में अब कहना चाहें तो इस सार्क शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाएगा? सफल रहा, सांकेतिक रूप से सफल रहा, आंशिक रूप से सफल रहा, या क्या रहा? मैं यही कहना चाहूँगा, एक सम्मेलन होना था। हाँ। एक सम्मेलन होना जहाँ पर दो देशों के बीच में इतने भारी गति विरोध है, तो उसके होते हुए सम्मेलन हुआ, ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी सफलता है। और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे सम्मेलन होंगे आपस के जो डिफरेंसेस कम होंगे तो आगे आउटकम होगा, लेकिन ज़्यादा इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा। तो बात होगी, मुलाकात होगी, सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे, भले ही उसमें इस बार सफल ना हुए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सफलता के 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेश गोयल जी, माफ कीजिएगा, आपका परिचय मैंने शुरुआती दौर में नहीं दिलाया था, आप एक्स एम्बेसडर रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थी आज की पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में आतंकवादियों और सेना के बीच आज सुबह से भीषण मुठभेड़ जारी है और इसमें 3 फौजी शहीद भी हुए हैं। हालांकि एक नागरिक की भी मौत हुई है और मुठभेड़ के दौरान सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के एक समूह ने गुरुवार सुबह जम्मू के अरनिया पट्टी से घुसपैठ की। सुरक्षा बलों को रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में सेना ने मुठभेड़ की कमान हाथ में ले ली। सैन्य सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पिंडी खट्टर में सेना के खाली पड़े बंकर पर भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पे इनको न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ से निकलने नहीं देना है। कल प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी है, इलेक्शंस भी हैं और बाकी जितनी भी वजह रहती हैं, तो इसमें कोई नई वजह नहीं है। अरनिया इलाके से एक लावारिस कार भी बरामद की गई है। आशंका है कि आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया था। उधर राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बड़गाम फायरिंग मामले में सेना ने अपनी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी है और 3 नवंबर को हुई फायरिंग में 2 कश्मीरी युवकों की यहां पर मौत हुई थी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हुई गोलीबारी की जांच रिपोर्ट सेना ने उत्तरी कमांड के मुख्यालय को सौंप दी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट की तफ्तीश के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बीच मीडिया में 9 सैन्य कर्मियों को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की खबर है। जो मीडिया के हिसाब से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में लिखा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन लोगों को गुनाहगार ठहराया है कि उन्होंने जो एंगेजमेंट के प्रिंसिपल है, जो नियम है, उनका पालन नहीं किया और उनका अभी आगे जो कार्रवाई होनी है वो कोर्ट मार्शल की वो होगी और जो भी सजा उनको दी जानी चाहिए वो दी जाएगी। 3 नवंबर को बड़गाम फायरिंग में 2 कश्मीरी युवाओं की मौत हो गई थी। सेना ने महज 3 हफ्ते में इसकी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी। फायरिंग में जान गंवाए युवाओं के परिजनों ने जांच जल्द पूरी करने पर सेना का शुक्रिया अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा से आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2014 पारित हो गया और इसके तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए अब लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। विधेयक को कल लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी के किसी सदस्य की सीट खाली रहने या गैर हाजिरी की वजह से नियुक्ति अवैध नहीं होगी। उन्होंने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का बचाव करते हुए कहा कि जहां भी कॉलेजियम के जरिए नियुक्ति होती है वहां ऐसे ही प्रावधान होते हैं।
The very object that we have voluntarily brought this bill is not an act of courtesy that we are showing to any party or the opposition. We want the systems to be strengthened and we will try and bring other legislations in pari materia. चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की। उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान की बात कही तो समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग पर चिंता जताई। That the government could have proceeded on its own. Okay, if the government wants to do that, you can proceed. But can you? Given the background, given the history, given the fact that the leader of the opposition, so here you are bringing this amendment because of non-recognition, therefore the leader of the largest party, again going by the largest number test. पूरे देश ने आपको जो मैंडेट दिया, ये मैंडेट इसलिए पब्लिक ने दिया कि बी बोल्ड, आप बोल्ड होकर डिसीजन लीजिए और लगे कि सरकारें देश में काम कर रही हैं और भविष्य में ये संदेश न जाए कि सीबीआई या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक दलों में राजनीतिक लोगों को परेशान किया जा रहा है। सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली समिति में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के साथ प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने मनरेगा के कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कमी लाने की अटकलों को खारिज किया है। राज्यसभा में आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसके जवाब में बताया कि सरकार मनरेगा में व्याप्त कमियों को दूर करने और उसे और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की बात करेगी। हालांकि कल ही हमने देखा था कि किस तरह से तमाम संगठनों ने मनरेगा में कमी लाने की बात को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया था। ग्रामीण विकास मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में साफ किया कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए इस योजना में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यक्षेत्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। By 34,000 crore, the government is laying emphasis on ensuring transparency and accountability in the implementation of the program. A strong management information system has been put into place. Electronic fund management system is. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि मनरेगा से गरीबों को रोजगार की गारंटी मिलती है, इसलिए इसको कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। This is one act makes legally obligatory for the government to provide jobs to the needy poor people. If not, they must be given employment allowance, social security as part of social security. That is where the importance of this act lies. And do not think of weakening this act. Do not restrict the implementation of this act to a few blocks as you Yes, now that's and okay. do not reduce the work days. Do not reduce the. चर्चा में विभिन्न दलों के नेताओं ने इसे जनहित की योजना बताया और सुझाव भी दिए। किसान के जमीन पर हुआ है, ये कम्युनिटी एसेट नहीं है तो और क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूं कि मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा स्कीम को जारी रखना चाहिए और जो प्राथमिकता पिछले कुछ सालों में दिया गया है, आप जानते हैं, उसको बरकरार रखना चाहिए। स्कीम भी जो आप डाइल्यूट कर रहे हैं, ये इसी प्रकार के लोगों के लिए कर रहे हैं जो इन कामों में लगे हैं, उद्योगों में लगे हैं या ठेकेदारी में लगे हैं, उनके बढ़ावे के लिए कर रहे हैं, या आप इनकी गारंटी को बना के रखेंगे और जो आपने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि इतने दिन की गारंटी एम्प्लॉयमेंट की मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसको आप मेंटेन रखेंगे या उसको भी आप कम करने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, एमएलए के चुनाव में 20 लाख में लड़ लेता है एमएलए और प्रधान खर्च करता है 1 करोड़। होता क्या है, मैं जयराम रमेश जी सुनिएगा, 131 रुपया 140 रुपया जो भी मजदूरी है, उसमें से 70 रुपया दे दिए, निशान ओरिजिनल है, जेन्युइन सिग्नेचर है, और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम अपना कर लेंगे, शेष देख लेंगे। सारा कागज पे हो जाता है। आपने कहा कि मशीन से काम नहीं हो सकता, हाथ से काम होगा। पता करिए कितने मजदूर अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए आपने देखा किसी काम करते हुए। सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत हर साल
करीब 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिल रहा है और इसके लिए अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए मजदूरी के तौर पर दिए गए। अधिनियम के तहत बैंक और डाकघरों में 9 करोड़ 76 लाख खाते भी खोले गए हैं। इस योजना को 2006 में यूपीए सरकार ने लागू किया था। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। अदानी समूह को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से $1 अरब का कर्ज देने का मामला आज संसद में उठा और टीएमसी ने इसे पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि एसबीआई ने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के लिए अदानी समूह को कर्ज देने के लिए एग्रीमेंट किया था। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल में ये मसला उठाया। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने अदानी समूह को सबसे बड़ा कर्ज देने का फैसला किया, जबकि 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने अदानी समूह को कर्ज देने से इनकार कर दिया था। 5 leading banks of the world, Citibank, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, HSBC and Barclays denied giving funds for this project in Australia. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इन आरोपों को खारिज किया। The honorable member has got every right to raise the issue and question the decision of the bank also. That is for the concerned authorities, they will respond. But the honorable member has taken the name of the honorable Prime Minister, which is highly objectionable. इस मामले में टीएमसी को वाम दलों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा है कि विदेशों में जमा काले धन के मामले में नाम जाहिर करने की जल्दबाजी ठीक नहीं है। लोकसभा में काले धन पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 427 काले धन के खाता धारकों की पहचान कर ली गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इन खाता धारकों के बारे में पूरी जानकारी मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने माना है कि कई खाता धारकों ने विदेशी बैंकों से पैसे निकाल लिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार टैक्स चुकाने वालों की सहूलियत के मुताबिक टैक्स व्यवस्था में बदलाव भी करेगी। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने काले धन पर सरकार से सवाल पूछे थे। सच्चाई यही है जो आपने कहा। ये सरकार पूरा प्रयास करेगी, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, जितना भी समय लगे, जितने भी महीने और वर्ष लगे, जब तक इनमें से आखिरी खाते वाले को पकड़कर नहीं लाया जाएगा, हम इस प्रयास को नहीं छोड़ने वाले। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीजेपी सरकार में शामिल होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद आज मुंबई में संकेत दिया है। इस सिलसिले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से कल उनकी बातचीत भी होने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल शिवसेना नेतृत्व से सरकार में शामिल होने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है। दोनों पार्टियों में यह भावना है कि हमने साथ मिलकर सत्ता चलानी चाहिए। केंद्र में अभी भी शिवसेना एनडीए में है, केंद्र की सरकार में है, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे में इस बात पर सहमति बनी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 10 मंत्री होंगे, जिसमें से कम 4 कैबिनेट स्तर के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि बीसीसीआई चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मुद्गल कमेटी में नामित लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इससे श्रीनिवासन के दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष बनने का रास्ता मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने बीसीसीआई को सभी विवादों को जल्द हल करने का निर्देश भी दिया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि गड़बड़ियां मिलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने श्रीनिवासन से पूछा कि इंडिया सीमेंट्स के मालिकाना हक वाली चेन्नई सुपर किंग्स की कमान किसके हाथ में है और इंडिया सीमेंट्स में किस किस के शेयर हैं। इंडिया सीमेंट में अगर रोल है महेंद्र सिंह धोनी जी का, तो खुद उनके जो काउंसिल उनके एफिडेविट में ही है कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। तब कोर्ट को इस बात पे थोड़ा ताज्जुब हुआ, एतराज भी जताया कि वो इंडिया सीमेंट के अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो भारत के भी कप्तान हैं, सीएस के भी कप्तान हैं, तो इनका चयन प्रणाली किस माध्यम से हुआ, कोर्ट ये सीएसके से जानना चाहता है।
जस्टिस टी.के. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख्त लहजे में श्रीनिवासन के एक साथ बीसीसीआई अध्यक्ष और सीएसके के मालिक होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई नए चुनाव कराकर नया बोर्ड बनाए और आईपीएल 6 मामले पर जल्द फैसला ले। जो आईपीएल में गड़बड़ किए उनको पूरी तरह से क्रिकेट से बाहर करो, ये होना चाहिए। I feel that it's not only Mr. Srinivasan, it's just the tip of an iceberg. What about those who are in the governing council, the members who were either presidents or chairmen of their association, members of their association who were in the governing council? They violated laws in 2009 when the IPL was taken to South Africa. FEMA violation, FERA violation, FDI violation, RBI violations. There's so many of them. बीसीसीआई ने कोर्ट से कहा कि मुद्गल समिति रिपोर्ट में दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए बाहरी आयोग बनाया जाए। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक संस्कृत तीसरी भाषा होगी। केंद्र की तरफ से तीसरी भाषा के रूप में जर्मन को हटाने के बाद ये मामला कोर्ट में है। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही आज 7वें दिन भी बाधित रही। विपक्ष ने नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ चीट फंड घोटाले को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस और बीजेपी ने नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के रोज वैली समूह के 2631 खातों को आज सील कर दिया। ये कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई अब तक की सबसे बड़ी कुर्की मानी जा रही है। इन खातों में कुल 295 करोड़ की संपत्ति जमा है। कश्मीर घाटी में रात का पारा बढ़ने से ठंड से राहत मिली है। राजधानी श्रीनगर समेत कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट बल्लेबाज फिल ह्यूज की आज अस्पताल में मौत हो गई। वो शेफील्ड शील्ड और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच में बाउंसर लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 25 साल के ह्यूज की अस्पताल में आपात सर्जरी भी हुई, लेकिन वो बच नहीं सके। जाने माने मुक्केबाज मनोज कुमार को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। मनोज कुमार ने अर्जुन पुरस्कार चयन समिति पर सवाल उठाए थे।